बस कुछ ही महीनों में हमें एवेंजर्स डूम्सडे देखने को मिलने वाली है। मतलब एक तरफ मार्वल के पास पैसा ही पैसा होगा, दूसरी तरफ किसी के चड्डी बनियान बेचने की नौबत आ गई है। अब ये तो सभी जानते हैं कि इंटरनेट पर फिलहाल ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे एवेंजर्स डूम्सडे आते ही मार्वल को अपने पीक पर वापस ले आएगी। RDJ's डॉक्टर डूम आ रहे हैं, क्रिस इवांस भी रिटर्न कर रहे हैं और फॉक्स यूनिवर्स के 80-80 साल के दादा दादी हीरोज को भी वापस लाया जा रहा है और उनका बचा कुचा रस भी निकाला जा रहा है। लेकिन इतना सब कुछ दिखाने के बाद भी ये ट्रेलर इतना फ्लैट और बोरिंग क्यों लगता है? तो आज मैन ऑफ कल्चर बन के जानते हैं कैसे मार्वल स्टूडियोज ने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर ली है जहां अगर डूम्सडे थोड़ी सी भी चूक गई तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का वो बचा कुचा घी भी खत्म हो जाएगा जो MCU के बाद उनके पास बचा है। तो सबसे पहला इशू जो एवेंजर्स डूम्सडे के साथ मार्वल को आ सकता है वो है नॉस्टैल्जिया। तो देखो, जब साल 2019 में इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम आई थी तो उनके पीछे 10 साल का एक सॉलिड बिल्डअप था। लेकिन एंड गेम के बाद मार्वल ने जो मल्टीवर्स नाम का रायता फैलाया है वो अभी तक उसे साफ ही कर रहे हैं। जहां वो इसे साफ नहीं कर पाए तो इसे सीधा डिसोन ही कर दिया, ये कहकर के एवेंजर्स डूम्सडे फेज 0 में एग्जिस्ट करती है और उसका MCU और मल्टीवर्स सागा से कोई लेना देना ही नहीं है और वो करंटली फ्यूचर के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना करंटली मेरा फ्यूचर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब बिल्कुल भी नहीं। जहां आता है इसका दूसरा सबसे बड़ा इशू कि एवेंजर्स डूम्सडे फेज 0 है, जिसका सीधा मतलब है कि पिछले 5 सालों में जो तुमने लौंडियों की नेता, दिल टूटा आशिक और थॉर की कान मस्ती देखी है वो मूवीज अब उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना डस्टबिन में पड़ा कचरा। लेकिन मेरा एक ही सवाल है, अगर ये मूवीज अब किसी काम की ही नहीं है तो एवेंजर्स डूम्सडे में शैंग-ची, फैंटास्टिक फोर, थंडरबोल्ट, लोकी क्या पिकनिक बनाने गए हैं? जहां शैंग-ची को 2021 में इंट्रोड्यूस किया गया था जिसके बाद वो हमें सीधा डूम्सडे में देखने को मिल रहा है। एटर्नल्स का वो ग्रेट खली अभी भी समंदर में धूप सेक रहा है और कैंग को ऐसा मेन बिग डैडी तो मार्वल ने इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन जब इस कांडी ने किसी लौंडिया को पेल दिया तो इसे बिना किसी एक्सप्लेनेशन के RDJ से रिप्लेस क्यों कर दिया गया? लगता है ये कांडी इंसान अल्फा मूवी की ट्रेनिंग कर रहा था, क्योंकि दोनों ही सिनेरियोस में लौंडिया ही पेली जा रही है। जहां सवाल यही आता है, जब मार्वल ही अपने कैरेक्टर्स की इज्जत नहीं करता तो ऑडियंस उनसे इमोशनली कनेक्ट क्यों ही करेगी? अब बात करते हैं इमोशनल कनेक्शन की। डूम्सडे जो इतनी बड़ी मूवी होने वाली है उसका ट्रेलर इतना फ्लैट और बोरिंग क्यों लगता है? अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर डूम, थॉर और स्टीव रॉजर, क्या मतलब पुराना माल होता ही मस्त है। अब देखो, इस ट्रेलर में हमें 25 से ज्यादा कैरेक्टर दिखाए गए, येलिना, मिस्टिक, गैम्बिट, शैंग-ची, फैंटास्टिक फोर, थंडरबोल्ट, लेकिन इनमें से कितने कैरेक्टर है जिनके एंड पर तुम इमोशनल होगे? जवाब है 0। क्योंकि जहां मार्वल की शुरुआती फेजेस में धीरे धीरे MCU को बिल्ड किया गया, कैरेक्टर्स को मूवी दी गई, आयरन मैन की 3 मूवी, थॉर की 3 मूवी, कैप्टन अमेरिका की 3 मूवी, वैसे करंट MCU कैरेक्टर्स को कभी इज्जत दी ही नहीं गई। इन्हें मार्वल कॉमिक्स के किसी नुक्कड़ में से उठा के एक मूवी में दिखा दिया गया और फिर सीधा डूम्सडे में डाल दिया गया, ये कह करके मरो बहन। और इनमें से कुछ को तो एक सोलो मूवी भी नसीब नहीं हुई, इसीलिए ये ट्रेलर इतना फ्लैट और बोरिंग फील देता है। जब दो कैरेक्टर्स के बीच में कोई थीमेटिक राइवलरी, इमोशनल बैक स्टोरी या पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है तो उनको स्क्रीन पर लड़ते हुए देखकर ऑडियंस को कोई फीलिंग आएगी ही नहीं। इनकी लड़ाई से ज्यादा एंटरटेन तो मैं कॉकरोचों के प्रोटेस्ट को देखकर हो जाऊंगा। जहां मार्वल को अभी भी लगता है कि 50 सुपर हीरोज को एक ही फ्रेम में खड़ा कर देंगे तो वो एंड गेम का पोर्टल वाला सीन दोबारा बना लेंगे, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि इस एक सीन के बिल्डअप के लिए टोपी मास्टर ने 12 साल लगा दिए थे। क्या मतलब टोपी मास्टर का स्टेमिना काफी अच्छा है, पीक मान निकालने में 12 साल लगा देता है। अब चलो बॉक्स ऑफिस की बात करते हैं तो डूम्सडे 1 बिलियन से ज्यादा तो कमा ही लेगी। इतने सारे बड़े एक्टर्स और हाइप के साथ इतना तो बनता ही है, लेकिन रियल प्रॉब्लम मूवी के रिलीज होने के बाद शुरू होने वाली है, क्योंकि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स न सिर्फ मल्टीवर्स सागा को खत्म करेंगे बल्कि वो फ्यूचर को भी सेटअप करेंगे। अब क्योंकि मार्वल एंड गेम के बाद फ्यूचर सेटअप करने में फेल रहा है, इसीलिए अब वो अपना हर कदम सोच समझ कर लेंगे, क्योंकि एंड गेम के बाद सैम विल्सन को कैप्टन अमेरिका बनाना मार्वल को कितना भारी पड़ा है ये तो वो जानते ही है। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का और इसको कोई इज्जत भी नहीं देता। इससे ज्यादा रिस्पेक्ट तो मैं रॉकेट रकून को दे देता हूँ। तो क्या ऑडियंस इन नई यूजलेस कैरेक्टर्स के भरोसे थिएटर आएगी? एब्सोल्युटली नॉट। मार्वल की करंट सिचुएशन को तुम ऐसे देख सकते हो कि मार्वल फिलहाल एक ऐसी नाव पर बैठा है जो ऑलरेडी लीक हो रही है और उन्होंने लीक को रोकने के लिए उस पे RDJ और क्रिस एवांस का पोस्टर चिपका दिया है। पोस्टर तब तक अच्छा लगेगा जब तक पानी अंदर नहीं आता, लेकिन जिस दिन एवेंजर्स डूम्सडे स्क्रीन पर चलेगी और अगर उनकी स्क्रिप्ट में वो इन्फिनिटी वॉर वाला
दम नहीं हुआ तो ऑडियंस उस पोस्टर के साथ मार्वल दोनों की फाड़ के रख देगी। और इस बार उन्हें बचाने के लिए आयरन मैन भी नहीं आएगा, क्योंकि उसे तो ये पहले ही विलेन बना के टपका चुके होंगे। तो अब इसका कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि एवेंजर्स डूम्सडे मार्वल का कमबैक हो सकता है, पर इसके उनके सबसे बड़ी मिस्टेक बनने के भी चांसेस 50-50 है। अगर मार्वल ने सिर्फ नॉस्टैल्जिया के दम पर फिल्म निकालने की कोशिश करी बिना किसी इमोशन और सॉलिड राइटिंग के, तो ये मार्वल का वो फाइनल फ्यूनरल होगा जिसके बाद मार्वल चाहे कितना भी मिलियन फेंक ले, ऑडियंस वापस थिएटर नहीं आएगी। खैर, आप मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि क्या आपको लगता है कि आरडीजे का डॉक्टर डूम एक जीनियस मूव है या फिर मार्वल का डेस्परेशन में लिया गया एक डिसीजन। अपने अनफिल्टर्ड थॉट्स कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।